वार्षिक सम्मेलन होते उसमें ही मुलाकात होती थी आपसे। और परम सम्मानीय आदरणीय श्री रणगिरी जी, गणमान्य नागरिक और ग्राम के पटेल, आपका स्वागत है यहाँ पर। अब मंच में विराजमान सम्मानीय सचिव महोदय, जिसने हमें ये हमारा पुराना परिचय है। बहुत पहले जब से मैं बालाघाट आया तब से कई अवसरों पे सामाजिक जो कार्यक्रम हुआ करते हैं उनमें मुलाकात होते रही है। जिला स्तर की बैठकें होती है, ये वार्षिक सम्मेलन होते उसमें ही मुलाकात होती थी आपसे। और परम सम्मानीय आदरणीय श्री रणगिरी जी, गणमान्य नागरिक और ग्राम के पटेल, आपका स्वागत है यहाँ पर। अब मंच में विराजमान सम्मानीय सचिव महोदय, जिसने हमें ये आशियाना दिया है आज के कार्यक्रम के लिए। आइए मेघा जी का स्वागत कर रही है। कीर्ति, लेकिन जो उत्साह आज मैं देख रहा हूँ शायद वो उत्साह पहले नहीं था। या इतने यूथ जो दिखाई दे रहे हैं वास्तव में काम करने वाले युवा उस समय ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को परिचय चाहूँगा। ईश्वर तो हमारे यहाँ पहले रह चुके हैं, आप तो सहायक सचिव हैं ही हैं लिलारे जी, आपका शायद। हाँ चलिए आप बताइए। सर मेरा नाम हर्ष रणगिरी है, पिताजी का नाम श्री मुकुंद लाल जी। अच्छा, मुकुंद जी के लड़के हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर योगेंद्र सिंह वेरी गुड सर, ये राहुल समिति के। अच्छा सर राहुल किरणवार। ओके। राकेश कुमार रणगिरे, केमेश्वर पिता केमेश्वर रणगिरे। अच्छा, वेरी गुड। ये भी सर वरिष्ठ सभी यूथ और सहायक सचिव महोदय भी आपका स्वागत है। साथियों, नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यों खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक विभाग है जो देश भर के युवाओं के लिए काम करता है। हमारे देश की अभी सकल आबादी 1 करोड़ 100 करोड़ नहीं 130 करोड़ आबादी हमारे देश की, उसमें माना जाता है लगभग 65% आबादी हमारे युवाओं की है। ठीक है, तो इतनी बड़ी नौजवान आबादी को कैसे दिशा मिले, इसके लिए जो तो नौजवानों को दिशा देने का काम नेहरू केंद्र करता है। चाहे वो खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या ऐसा कोई श्रमदान कार्यक्रम या ग्राम पंचायत के साथ में मिलकर कोई काम करना, या और भी जो यूनिट रहती हैं उन यूनिट के साथ में नेहरू केंद्र के प्रयास ये रहता है कि युवाओं को जोड़े रखना। क्योंकि ये युवाओं की एक ऐसी स्थिति होती है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव बोले तो जुआ, शराब, सट्टा, चरस, गांजा अगर उसमें लगे तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, कहीं तोड़ फोड़ कर दिया डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन इसी नौजवान की अगर ऊर्जा को यदि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में, जैसा आप यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का अपन काम करने वाले हैं, आप लोग बगैर पैसे के, बगैर मेहनताना के, बगैर कोई मजदूरी के आपने गड्ढा किया, वहां पर अपन पाइप लगा रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, इसके बदले कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा लग रही है। तो उस ऊर्जा को हम एक अच्छा दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। तो ऊर्जा को हम कहीं ना कहीं देश के नौजवानों को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाएं तो हमारा देश का विकास होता है, गांव का विकास होता है और निरंतर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज विशेष रूप से मैं ये बात कहने आया हूँ कि पूरे देश भर में भी वो बैनर लगा हुआ है जिसमें कैच द रेन कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में जो तो देश में, दुनिया में पानी के लिए लड़ाइयाँ होने वाली है, तो भारत सरकार का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ये प्रोग्राम शुरू किया कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब होता है बरसाती पानी को हम कैसे पकड़ें। पकड़ तो सकते नहीं अपन, लेकिन पकड़ने के तरीके होते हैं। पकड़ने का काम, जैसे मान लीजिए अपन ने वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर लिया, इसका मतलब वो पानी हमारे जेब में है। इसको अतिशयोक्ति मत समझिए। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बरसात में जो भी पानी हमारे छत के ऊपर गिर रहा है और उस पानी को यदि हम प्रॉपर सिस्टम से, पाइप के माध्यम से यदि हम जमीन में उसको अवशोषित कराते हैं तो मान के चलिए वो पानी हमारे जेब में। आपने देखा होगा इसके रिसर्च बहुत सारे आए हैं। मैं एक उदाहरण जबलपुर का देता हूँ। जबलपुर के पास में एक गाँव है बरगी, और बरगी के पास में मनेरी है। मनेरी में क्या हुआ था सरपंच साहब कि एक बंजर जमीन थी, वो किसान की जमीन थी। वहाँ पर पहले वो ट्यूबवेल लगाया हुआ था, कुआं भी था, 3-4 एकड़ उसकी जमीन थी। कालांतर में वो कुआं का वाटर लेवल नीचे चले गया, हैंडपम्प भी सूख गया और ट्यूबवेल सूख गया और कुआं भी सूख गया। अंत में क्या हुआ कि वो चूंकि कोई फसल नहीं होती थी तो वो जमीन को उसने किसी एक एनजीओ वाले को बेच दिया। वो एनजीओ वाले से मेरा परिचय है, वो बिहार के हैं। बिहार के लोग किसी चीज़ में लग जाते हैं तो वो लगन के साथ में करते हैं। तो क्या हुआ, वो ज़मीन को उन्होंने लिया। वो ज़मीन लेने के बाद में उन्होंने वहाँ पर पूरी ज़मीन में लगभग 10 फीट की गोलाई में 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन थी, उसके आसपास उन्होंने ट्रेंच खोदा 2 बाई 2 बाई 1, 2 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटाई का।
इस तरह से उन्होंने गड्ढा किया है, पूरे गर्मी के दिनों में उन्होंने गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद में क्या हुआ, कुछ उन्होंने पौधारोपण किया। तो जब बरसाती पानी आया और वो गड्ढे में समाहित हुआ और जो जमीन का पानी जो तो बरसाती पानी जब नीचे अवशोषित हुआ तो उसका वाटर लेवल ऊपर आया। ऊपर लाने के बाद में आप देखिए कि उन्हें ये बताया, उन्हें अपना अनुभव व्यक्त किया था कि उनका कुआं भी रिचार्ज हो गया और जो ट्यूबवेल सूखा हुआ था, ट्यूबवेल भी पूरे गर्मी भर पानी दिया। इसका मतलब ये है कि यदि हम बरसाती पानी को अगर बहने ना दें, उसको किसी न किसी बहाने यदि हम अगर रोकते हैं तो वो पानी मान के चलिए आपका अपना है, वो उसका मतलब ये पकड़ लीजिए उसको। तो ये सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि बरसात का पानी गिरता है, छत में गिरता है, सड़क में गिरता हो, छोटे नाले बड़े नाले हो, नदी होते हुए समंदर में चले जाता, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो सरकार की इसके पीछे मंशा है कि हम आम लोगों को ये जागरूक करें कि बरसात पानी को कैसे रोकें। तो उसके सीधे सीधे तरीके हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपके घर में अगर ट्यूबवेल लगा हुआ है या हैंडपंप लगा हुआ है, यदि हम घर घर में अगर ये इस तरह से प्रयोग करें कि जहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ उसके 10 फीट की दूरी पे यदि हम वाटर हार्वेस्टिंग में पानी अगर पाइप के माध्यम से वहाँ पर एक सिस्टम बना करके यदि हम गिराते हैं तो मान के चलिए वो पानी जितना भी बरसात में पानी गिरता है वो ट्यूबवेल के आसपास ही रहेगा, उसी परिधि में रहेगा। और जो उस परिधि में रहेगा तो वो पानी सीपेज होकर के उस बोर में जाएगा जिस बोर से हम पानी खींचते हैं, तो वो पानी आपका अपना है। ठीक है, तो इस बात के लिए करना। दूसरा ये है कि सरकार के बहुत सारे अभी उसमें आए हैं मेथड, इसमें किस तरह से वो उपयोग करना है। खेतों में मेड़ होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अपने इधर खेतों में मेड़ रहती है, तो सरपंच जी खेतों में मेड़ रहने से क्या होता है, बरसाती पानी जब वहाँ इकट्ठा होता है ना तो पानी अवशोषित होता है और हमारी जमीन का लेवल बना रहता है। आपने देखा होगा मालवा में 550 से लेकर 600 फीट के नीचे पानी चले गया। उसका कारण क्या है? मेड़ नहीं है वहां पर। लगातार यहाँ से आप देखेंगे आगे तक देखते रहेंगे, पूरा मैदान है, चटियल मैदान है। वहां पर सोयाबीन की खेती होती है, अपना ये धान की खेती तो होती नहीं है वहां पर। और जो पानी बरसाती पानी गिरा उसके बाद में निकल जाता पूरा। इस कारण से वहां पर वाटर लेवल जो एकदम नीचे रसातल पे चले जा रहा है और वहां पर सिंचाई के साथ में इवन आप देखेंगे गर्मी के दिन आप जाएंगे ना, बेशरम भी रहता है ना, बेशरम भी सूख जाता है। मैं आपको देखिए बताता हूं मैं। तो एक हो गया वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा हो गया मेड़ बंधन हम करें। इसके बाद में अगर कहीं पर पड़ती जमीन पड़ी है तो पड़ती जमीन में कृषि का कार्य होना चाहिए। जहां पर आपने देखा होगा कि यदि आप बाड़ी भी आपकी या खेत है, यदि वहां पर आप गुड़ाई करते हैं ना, आप सिंपल सा आप देख लीजिए, अगर आपके घर में गेंदे का फूल लगा हुआ है, गेंदे का झाड़ है, गेंदे के झाड़ में अगर आपने अगर समय समय उसकी गुड़ाई नहीं की, उसकी मिट्टी ऊपर नीचे अगर नहीं किए तो आप पानी डालेंगे तो पानी बह के बाहर भाग जाएगा। कौन सचिव जी? और यदि हम उसकी गुड़ाई कर देते, मिट्टी ऊपर नीचे अगर निकाल देते, उसके बाद पानी डालते तो पानी वहीं पर रहता है। मानते इस बात को? ये प्रैक्टिकल चीज है। तो यदि हम ऐसा करते रहेंगे, यदि बंजर जमीन कहीं पर पड़ी हुई है और बंजर जमीन को यदि कृषि कार्य के लिए अगर उपयोग करता है कोई बंदा, तो मान के चलिए कि वहां पर पानी संग्रहित होगा और पानी सीपेज होगा और हमारा भूगर्भ का जो जल है वो ऊपर आएगा। तीसरा मेथड हो गया, मैंने एक परियोजना बनाया है और परियोजना को माननीय कलेक्टर महोदय ने अनुमोदन किया है। इत्तेफाक से आज उसका पॉम्पलेट लेकर नहीं आए, मैंने उसको दिल्ली तक भेजा है। वो ओरिजिनल मेरा ही परियोजना का कार्य है वो। तो इसके बाद में वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण का सबसे ज्यादा महत्व ये होता है कि यदि हम बरसाती पानी गिरता है ना, हमारे बाड़ी में गिरता है, हमारे खेतों में गिरता है, तो बरसाती पानी गिरता है तो जमीन ज्यादा अवशोषित नहीं करती। लेकिन वही पानी पेड़ में गिरता है और पेड़ में गिरने के बाद में जमीन में जब गिरता है ना तो उस पानी को जमीन ज्यादा अवशोषित करती है। क्यों? कि उसकी जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है ना, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने के बाद में जो मिट्टी वहां से उछलती है और वहां एक मान लीजिए गड्ढा, छोटा सा गड्ढा जैसा बनता है। आपने देखा होगा झाड़ से अगर कोई पानी गिरता है, बड़ी बूंद का पानी गिरता है तो वहां पर आप देखेंगे छोटा सा इतना सा गड्ढा बन जाता है। तो गड्ढा बनता है, वहां थोड़ी देर के लिए पानी रुकता है, इसका मतलब वो पानी नीचे जा रहा है। और यदि बरसाती पानी हमारे इधर सीधे सीधे गिर जा रहा है और वो सीधे बह करके चले जा रहा है, ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो वो निकल जाता, उससे वाटर लेवल ऊपर नहीं आता। इसके बाद में मैंने एक और रिसर्च किया है सर। मैंने ये देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हैंडपंप खुदते हैं ना, हैंडपंप का गड्ढा लगभग मान के चलिए 150 से लेकर 200 और 300 फीट तक का गहरा रहता है। बहुत सारे हैंडपंप सूखे हुए रहते हैं। मेरा उसमें खुद का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि यदि जो हैंडपंप सूख गए हैं तो हमारी ग्राम पंचायत का काम ये होना चाहिए, हमारे युवाओं का काम ये होना चाहिए कि जिस हैंडपंप
कि किनारे से यदि पानी जा रहा है उस हैंडपंप में, अब वो पानी बहता हुआ पानी उस गड्ढे में गिरना चाहिए। ठीक है, आपका हैंडपंप यहाँ पर है या ट्यूबवेल यहाँ पर है, वो सूख गया है, उसके बाजू से हमारा बरसाती पानी, गलियों का पानी बहते हुए जा रहा है। अगर बहते हुए जा रहा है सरपंच जी, वो पानी बहते हुए जा रहा है, तो मेरा उसमें ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप ऐसा एक तकनीक लाइए, मेड़ बना दीजिए, थोड़ी सी एक पार बना दो वहां पर, और पारी बना करके जो बरसात का पानी है ना, बरसात का पानी जो बह रहा है गलियों वाला, वो आप हैंडपंप के गड्ढे में आप डालिए। मैं समझता हूँ जितना पानी वो बहते हुए जा रहा है, पूरा का पूरा पानी जो, तो वो हैंडपंप में घुसेगा, और हैंडपंप में अगर पानी घुस रहा है, इसका मतलब वो हमारा पूरा अपना उपयोग का है। वो पानी जो तो समंदर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब वो हैंडपंप के बोर से या ट्यूबवेल के बोर से या कुएं के बोर से आपने देखा वो कुएं भी कई बार क्या होता है बरसाती दिनों में